क्या आपने सुना है अपने आसपास कुछ बुजुर्ग लोग जो होते हैं या महिला होती हैं जो 70 साल की हो गई हैं या 65 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, वो आजकल चीज़ों को भूलने लगे हैं। उनको कुछ भी याद नहीं होता है। कई बार अपना ब्रश नहीं कर पाते हैं, दैनिक दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, रात में चलने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। कई बार बोलते हैं कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, और कई बार शक करने लगते हैं कोई उनको खाने मिला दिया है। ऐसे लक्षण कभी आपने देखे हैं क्या? ये लक्षण अल्जाइमर डिजीज़ के हो सकते हैं। आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है, 21 सितंबर है, तो इस बारे में मैंने बात करना चाहा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज है 21 सितंबर, तो आज अल्जाइमर्स डे है। मतलब इसमें अवेयरनेस फैलाने का दिन है ताकि जागरूकता लोगों में फैले। इस बीमारी में बेसिकली न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होने लगता है, तो कैसे बीमारी को थोड़ा सा रोका जाए, बचाया जाए, इससे कैसे इसकी जागरूकता के बारे में मैंने सोचा कि इस वीडियो बनाते हैं। तो जो डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस जिसे नॉर्मली कहा जाता है, उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, कारण होता है, वो अल्जाइमर्स होता है। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, वैस्कुलर कॉजेज़ हो सकते हैं, और भी कॉज हो सकते हैं, डिप्रेशन भी कॉज हो सकता है, लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है, खासकर कि जो बूढ़े लोग होते हैं 65 साल से ऊपर, उसमें ज़्यादा कॉज देखा गया है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो हेरिडिटरी भी हो सकता है, महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। और कुछ पैथोलॉजी जो पाई जाती है उसमें होता है एमाइलॉइड प्लेक्स जो जमा हो जाते हैं, और एक होता है टाउ टेंगल्स, जो न्यूरॉन्स के बीच में टाउ टेंगल्स जमा होने लगते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं। और ऐसा इसलिए भी देखा गया है कि ApoE4 जीन जो होता है उसका म्यूटेशन होने लगता है। न्यूरॉन्स में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब चेंज हो जाते हैं वो ApoE4 जीन, उसकी वजह से भी देखा गया अल्जाइमर डिजीज़ के होने के चांसेस हो जाते हैं। सबकी वजह से ऐसा देखा गया है कि एसिटाइलकोलिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी कमी हो जाती है हमारे ब्रेन में। तो इसीलिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जो बाद में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो के आखिरी में आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। मैं बात करने वाला हूँ कि अल्जाइमर डिजीज़ होने की वजह से क्या क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, साथ में साइकोलॉजिकल क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वो सारे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि बीमारी को कैटेगराइज किया जाता है, माइल्ड बीमारी होती है, फिर मॉडरेट हो जाती है, फिर सीवियर हो जाती है। तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि इंसान को कुछ चीज़ें जो रिसेंट मेमोरी होती है, अभी तुरंत की याददाश्त, वो थोड़ी भूलने लगती है, और हल्के फुल्के कॉग्निटिव फंक्शंस कम होने लगते हैं। चीज़ें कहाँ क्या सामान रखा है वो ध्यान नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है, इंसान अपना बटन बंद करना बंद कर भूल जाता है, साथ में चिड़चिड़ापन होने लगता है उसको। फिर धीरे धीरे उसको क्या होता है कि शक भी हो सकता है कि उसके परिवार में जो कोई है वो बदल गया है। इस तरह का शक जो कहा जाता है, जैसे कि इसमें ये माना जाता है कि जैसे खास परिवार में कोई है, वो कोई पड़ोसी आके बदल दिया है, उसको कैपक्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे शक होने लगते हैं। कई बार पेशेंट को हेलुसिनेशंस होने लगेगा। हेलुसिनेशंस मतलब कि कोई स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आवाज़ें आ रही हैं और या फिर दिखाई दे रहे हैं। डिमेंशिया में बेसिकली जो ज़्यादा कॉमन होता है वो विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं। मतलब उनको दिखाई ज़्यादा देगा, कोई आदमी दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे कोई चल के आ रहा है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ये बात के स्टेज में होने लगता है, और वजह वही है क्योंकि एसिटाइलकोलिन की कमी हो गई है और न्यूरॉन्स डैमेज होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाउ टेंगल्स जमा होते जा रहे हैं और लाइट प्लेक्स जमा होते जा रहे हैं, तो सिग्नल ठीक से नहीं आ पा रहा है। और लेटर स्टेज में तो पेशेंट बिल्कुल भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, ना ब्रश कर पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे, पूरी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है। और कई बार किसी फिजिकल वजह से, हार्ट फेलियर से या किसी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी निकल जाएंगे वो, तो काफ़ी परेशानी पेशेंट को होती है, साथ में पेशेंट के घर वालों को हो जाती है। पेशेंट कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, पॉटी करना, सब चीज़ें, उनको छोटे से बच्चे बन जाते हैं वो। उनकी ये हालत तक हो सकती है इस कंडीशन में। जिसके घर में ये प्रॉब्लम होगी वो इस बात को समझेंगे अच्छे से। एक सामाजिक वजह ये भी है कि जैसे कोई 60 साल का हो गया है, रिटायर हो गया है, तो पहले लोग काम करते रहते हैं, उसके बाद मान लीजिए फिर शरीर पुराना होने लगता है, तो रिटायर हो जाते हैं, तो काम करना बंद हो जाता है, तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। या कई बार महिलाओं में क्या होता है कि भाई वो भी एक्टिव रहती हैं, फिर धीरे धीरे शरीर जब कमज़ोर होने लगता है, या नॉर्मली ब्रेन की एट्रोफी भी हो रही थी, ब्रेन कमज़ोर हो रहा होता है, तो 65-70 साल के बाद दिमाग कमज़ोर होने लगता है, तो धीरे धीरे चीज़ें याददाश्त भूलने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें पाई गई हैं कि हमारा हिप्पोकैम्पस है इसमें, अल्जाइमर डिजीज़ में, वो छोटा होने लगता है, तो रिसेंट मेमोरी भी नहीं बन पाती है। पेशेंट को पुरानी बातें तो याद रहेंगी, कब शादी हुई थी, कब क्या हुआ था, कब बेटे की शादी हुई थी, लेकिन तुरंत की चीज़ें, आज क्या खाना खाया है, कल रात क्या खाना खाया है, ये तुरंत की चीज़ें भूलने लगती है पेशेंट को। कौन सा महीना चल रहा है, पेशेंट कहाँ पे आए हैं, कौन सामने आदमी आया है, नाम भूल जाएंगे, अपने बेटे का नाम भूल जाएंगे, अपने बहू का नाम भूल जाएंगे, तो पेशेंट भी चिड़चिड़े से आने लगते हैं, उनको भी थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। खाना खाया है, पेशेंट दोबारा खाना मांगेगा, या खाना नहीं खाया, उसको पता ही नहीं खाना खाया कि नहीं खाया है, भूख ही नहीं लग रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि हाँ ये आए थे, वो आए थे।
तो इसलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। मैं तो अक्सर देखता हूँ पेशेंट्स को, और इसमें जो दवा दी जाती है उसमें आपकी जो मेन दवाई में दी जाती है वो डोनोप्रेजिल दी जाती है। ये डोनोप्रेजिल है, ये दवा दी जाती है शुरुआती में, एसिटाइलकोलिन को लेवल को बढ़ाती है वो, और अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो साथ में मेंटेन भी ऐड किया जाता है। ये दवाइयाँ बेसिकली रात में दी जाती हैं, क्योंकि अगर दिन में देंगे तो इससे नींद आने लगेगी। और साथ में अगर और चिड़चिड़ापन है या आवाज़ें आ रही हैं या दिख रहा है कोई चीज़, तो लो डोज में एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन एंटीसाइकोटिक दी जाती है वो रेस्पेराडोन दी जाती है, लेकिन इसका डोज देखना पड़ता है, वजन के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि रेस्पेराडोन से सेडेशन होता है, पेशेंट को आलस आ सकता है और बाकी समस्याएं हो सकती हैं, चक्कर आ सकता है, तो वजन के हिसाब से देना पड़ता है ध्यान देके। और भी देखना पड़ता है कि पेशेंट का मूड कैसा है, पेशेंट खुश है कि नहीं खुश है, कि चुप चुप ज़्यादा है। अगर खुशी नहीं है तो एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, सुबह के टाइम में हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। रही बात इसके प्रिवेंशन की, बचाव की, तो पेशेंट जितना ही एक्टिव रहेंगे, योगा, मेडिटेशन, टहलना, लोगों से बातचीत करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पेशेंट जितना टहलेंगे, ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे, तो चीज़ें उनका मन व्यस्त रहेगा। अगर आपका कहीं कोई नहीं है, कोई दोस्त साथी नहीं है, तो आप मंदिर चले जाइए, कोई धार्मिक स्थल चले जाइए, वहाँ चुपचाप जाके बैठिए, 2 मिनट अनुलोम विलोम करिए, थोड़ा बहुत योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सनलाइट लीजिए। खासकर ठंडियों में सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट लिया करिए, ट्रिप्टोफान रिच फूड लिया करिए, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, हल्का म्यूज़िक सुनिए, लाइट म्यूज़िक सुनिए। इससे क्या होता है, न्यूरॉन्स को थोड़ी सी मदद मिलती है। और भी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो मैंने बताए थे, जैसे जो हमारे नर्व की ग्रोथ को मदद करते हैं, जैसे कि सेरेब्रोप्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या फिर जिंको बाइलोबा के जो केमिकल्स आते हैं, इससे हमारे ब्रेन को थोड़ा सा मदद मिलती है। जो भी ब्रेन के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, न्यूरॉन्स के डैमेज को तो बचाते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके बारे में डिटेल वीडियो लाता रहूँगा। आज मैंने सोचा कि अल्जाइमर डिजीज़ को लेकर एक वीडियो बनाते हैं, जागरूकता को लेकर। फिलहाल दुख की बात थोड़ी सी ये है कि इस बीमारी का क्योर नहीं उतना है, बीमारी मेंटेन होती है। जितना जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उतना ही दवाइयाँ कम चलेंगी, उतना ही न्यूरॉन्स को डैमेज कम होगा, उतना ही हमारे ब्रेन को डैमेज कम होगा। तो थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ चलती रहेंगी, लाइफ टाइम चलती रहेंगी। अल्जाइमर डिजीज़ का फिलहाल अभी पूरा क्योर आया नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है। मतलब एक बार न्यूरॉन्स का डैमेज शुरू हो गया तो होते जाएगा, लेकिन इसको रोका जा सकता है, इसकी स्पीड को स्लो किया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अपने आसपास के ऐसे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए जो 10 मिनट का समय दे और आपके पेशेंट से बात करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई शानदार वीडियो में, तब तक नमस्कार।